वो पीपा टका। उसके बाद इतिहास के अक्षरों में गुजर की थड़ी का नाम आज भी अमर हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग राजा हुआ करते थे, मैं तो एक चीज जानता हूँ, और वो आज भी राजा है। मर्दाना गहना किसको कहते हैं? देखिए, मर्दाना गहना की हम बात करें तो स्पेशल हर कास्ट का अलग अलग मर्दाना गहना होता है। पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं जब हमें हमारी पगड़ी मिली। और राजस्थान वालों ने स्पेशल जिंदगी भर युद्ध करे हैं। दाढ़ी मूछ का शौक हमें राजस्थान वालों को तो विरासत में मिला है। वो चुनाव में 18 वोटों से हार गया। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल से तारीफ करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। शांतिपूर्ण तरीके से गुजर आरक्षण की मांग कर रहे थे। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने उन नियत लोगों पे गोलियां चलवाई। 2013 से और 18 के बीच में वसुंधरा सरकार थी, और एक ऐसा एमएलए जो कि सीएम को चुनौती देता है डायरेक्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके साथ मैं वॉरिस सिरवी और स्वागत है आप सबका ट्रायल टॉक शो में। ट्रायल टॉक शो एक प्रोग्राम है लीगल एक्सपर्ट और लीगल स्कॉलर को आपके साथ मिलाने का। दोस्तों, भारत की अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो ऐसा है कि अगर आपको महाराष्ट्र में जाना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी, कर्नाटका में जाना है तो कन्नड़ सीखनी पड़ेगी, और अगर तमिलनाडु में जाना है तो तमिल सीखनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ के लोग आपको मारेंगे या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीइंग ए राजस्थानी प्राउड होता है कि अगर आपको राजस्थान में आना है और राजस्थान में रहना, तो कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं। आपको हिंदी आती है या कुछ भी लैंग्वेज आती है, आपकी मान मनुहार यहाँ पे वैसी ही होगी, खातिरदारी वैसी ही होगी जैसे आम इंसान की एक मेहमान के तौर पे होती है। और उसी की आज एक झलक आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि आज के हमारे ख़ास मेहमान एडवोकेट रूप सिंह जी गुजर हैं, जो एक राजस्थानी होने के साथ साथ राजस्थान के कल्चर को, वेशभूषा को बढ़ावा देते हैं, और इसी के साथ एक एडवोकेट भी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इस पूरे शो में हमने राजस्थानी कल्चर के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, उनके आगे के फ्यूचर में राजस्थान में जो कांग्रेस और बीजेपी हैं उनका संगठन के माध्यम से जिस प्रकार वो कॉलेज में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उन बहुत सारी बातों पे हमने चर्चा करी है। राजस्थान में जो अलग अलग गहने पहने जाते हैं, मर्दों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, जो पगड़ी हैं उनकी शान बान, किस प्रकार से राजस्थान के लोगों ने देश की सुरक्षा में, आर्मी में और वर्तमान में भी किस प्रकार वो हेल्प कर रहे हैं, किस प्रकार राजस्थान के लोगों का सहयोग रहा है, सारी चीज़ों का हमने डिस्कस करी हैं। आप इस पॉडकास्ट को अंत तक देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रायल टॉक शो में। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू सर। सर, हम स्टार्ट करें आज की जर्नी, उससे पहले आप ब्रीफ में अपनी थोड़ी जर्नी बता दीजिए, किस प्रकार आपने लॉ चूज़ करी, और गुजर की थड़ी का एक जयपुर के अंदर बहुत जो नाम है, किस प्रकार वो आपके पूर्वजों ने नाम बनाए रखा और आपने कैसे संघर्ष करके इस नाम को बनाए रखा। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट रूप सिंह गुजर की थड़ी है। मैं अपने नाम के पीछे गुजर की थड़ी लगाता हूँ। ओके। क्योंकि जयपुर में एक जगह है गुजर की थड़ी, और गुजर की थड़ी बाबा रंगलाल गुजर के नाम से है, जिनकी अभी 88 ईयर्स की एज है। ओके। और उन्होंने आज से 65-70 साल पहले गुजर की थड़ी एक चाय की दुकान लगाई थी। एक थड़ी टाइप में एक दुकान लगाई थी इसी जगह पे? गुजर की थड़ी पे ही। ओके। और उन्हीं के नाम से ये एरिया मशहूर है। आज वो थड़ी नहीं है, फिर भी जयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में गुजर की थड़ी मशहूर है। बिल्कुल, गूगल मैप के अंदर भी गुजर की थड़ी नाम गुजर से की थड़ी सर्कल आता है। सर्किल आता है। इसके अलावा यहाँ पे गुजर की थड़ी के नाम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पब्लिक पार्क है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल है। काफ़ी जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो एक मतलब आम गाँव गाँव को मिलती है, वो सभी सुविधाएं गुजर की थड़ी पे मिली हुई है। राजकीय भवन मिले हुए हैं, जो भी गुजर की थड़ी के नाम से है। और इसके अलावा गुजर की थड़ी का जो क्षेत्र है वो 50,000 घरों के अंदर फैला हुआ है। आज भी नाम है वहाँ पे? हाँ, 50,000 घरों पे, 40-50,000 घरों पे गुजर की तड़ी मतलब एक लैंडमार्क के रूप में लिखा हुआ है। एड्रेस के रूप में आज भी लिखा हुआ है। ओके। हम बात करते हैं गुजर की तड़ी की, तो आज से 65-70 साल पहले जो बाबा रंगलाल गुजर हैं, वो अपने गांव बादोलाव से जयपुर आए थे रोजी रोटी कमाने के लिए। हमारे गांव के गृह मंत्री थे दामोदर व्यास। राजस्थान के गृह मंत्री?
हाँ, हमारे गांव से बिलोंग करते थे, दामोदर व्यास के। और राजस्थान के 24 साल तक वो होम मिनिस्टर रहे थे। ओके। गृह मंत्री। तो उनके पास बाबूजी आए थे यहाँ पे, उनकी भैंसों वगैरह के पास बाबूजी रहते थे। और जहाँ आज गुजर की थड़ी है, वहाँ आज से 70 साल पहले 3 गांव थे, ब्रजलालपुरा, देवरी, सुदर्शनपुरा। और ये जो रियासत थी, वो हाथी बाबू की रियासत थी। हाथी बाबू जगह का नाम। हाथी बाबू जागीरदार का नाम था। ओके। जयपुर का एक जागीरदार था, जो कि जयपुर राजघराने के नीचे आता था, हाथी बाबू। हाथी। आज भी हम अगर कलेक्ट्री के आसपास जाते हैं, तो उनके जो पुराने बंगले वगैरह है वो बने हुए हैं हाथी बाबू के। उनकी ये गांवों की जागीर थी। और इन तीनों गांवों की सीमा पे बाबूजी ने चाय की थड़ी लगाई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। ओके। धीरे धीरे पहले क्या होता है, एक सिस्टम था कि पहले अगर कोई भी व्यक्ति पानी पीता था, तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, वो एक तो डोर और एक लोटा साथ लेके चलते थे। वो उसके ऊपर जो डोरी बंदी होती। डोरी बंदी थी, वो मतलब कुएं में पानी डाल के पीने के लिए, इस हिसाब से वो साथ लेके चलते थे। और जहां भी वो पानी पीते थे या जहां भी टेरते थे, वो जाति पूछ के पानी पीते थे। और जाति पूछ के ही रुकते थे वो। तो यहाँ जंगल था, गुजर की थड़ी, तीनों गांवों की सीमा थी, कच्ची रोड थी। जयपुर जो गांव थे, जैसे सांगानेर, मुहाना, ये लोग सिटी, चार दीवारी, क्योंकि जयपुर पहले चार दीवारी तक ही सीमित था। जो अभी मेन सिटी है। अब जो मेन सिटी, जो 4 परकोटे हैं, जैसे अजमेरी गेट है, चांदपोल है, ऐसे ये 4 गेट थे, वहां तक ही जयपुर सीमित था। उसके बाहर सीमित नहीं था, खाली सिविल लाइन थी जो कि मंत्रियों के लिए थी। तो यहाँ से कच्ची पगडंडी थी, यहाँ से जाने वाले, जो भी आसपास के गाँव से जाने वाले, उस थड़ी पे रुकते थे। थड़ी पे रुक के और वहाँ चाय वगैरह पीते, वहाँ आराम करते। क्योंकि आज तो सबके पास व्हीकल है, पहले व्हीकल नहीं हुआ करते थे, तो बेचारे वो पैदल चलते थे। तो वो वहाँ आराम करते थे। तो जाति पूछते, तो बाबूजी ने कहा, यार मेरी ये बार बार जाति पूछते हैं, हाँ, किस किस को बताऊं। किस किस को बताऊं मैं। वो परेशान हो गए। ओके। तो उन्होंने एक पीपे पे कोयले से गुजर की थड़ी लिख के पीपल के पेड़ पे टांग दिया। और वो पीपा टका। उसके बाद इतिहास के अक्षरों में गुजर की थड़ी का नाम आज भी अमर हो चुका है। हम बात करते हैं, यहाँ से हाईवे का सर्वे होता है, आगरा रोड, काफी लोग जानते हैं आगरा रोड। पहले आगरा रोड यहीं से थी, गोपालपुरा बाईपास हम जिसे कहते हैं, जयपुर के अंदर से ट्रकें निकलती थी। सर्वे के अंदर भारत सरकार और राज्य सरकार के रिकॉर्ड में 4 जगहों के नाम एक साथ छड़े, गुजर की थड़ी, नाई की थड़ी, बामन की थड़ी, मीणा का ढाबा। और हम दुर्भाग्य की बात है कि 3 जगह आज अस्तित्व में नहीं है, उनकी जगह दूसरे नाम उन चौरायों के पड़ चुके हैं, आ गए हैं, मार्केट बन गया पूरा। वो मार्केट बन गए। हालांकि गुजर की थड़ी भी मार्केट बन चुका है, लेकिन आज हम शुरू से बाबूजी, जो बाबा रंगाल गुजर है, वो संघर्ष कर रहे थे इस नाम से, इनके, क्योंकि ये नाम उन्हीं का है, गुजर की थड़ी है। और संघर्ष कर रहे थे, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस नाम के लिए, इसलिए ये नाम आज कायम है। तो फिर उस नाम को मिटाने की कोशिश हुई। कई बार सरकार के द्वारा जो गुजर की थड़ी चौराया है, उसका नाम बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने सरकार के दरवाजे खटखटाए और गुजर की तड़ी ही नाम रहा। बात करते हैं 2011-12 में जयपुर में मेट्रो आती है, और उसका पहला रूट होता है मानसरोवर से लेके और बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, सिटी तक जाती थी। उसी के बीच में हमारी जो गुजर की थड़ी थी, वो मेट्रो की लाइन में आ जाती है, उसमें निकल जाती। और 2012 गुजर की थड़ी का आखिरी दिन था। थड़ी मेट्रो में चल जाती है, और उस थड़ी का नाम आज जीवन अमर हो चुका है। आज थड़ी नहीं है, फिर भी गुजर की थड़ी मशहूर है। गुजर की थड़ी को सब जानते हैं। सब जानते हैं। और बाबा रंगलाल गुजर अपने भरे पूरे परिवार के साथ गुजर की थड़ी पे ही निवास कर रहे हैं, और अब अपने जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल है बाबा जी। हाँ, बाबा अभी 88 ईयर्स ओल्ड है। ओके। उनकी एज हो चुकी है, और अब बैठते हैं और बोलते हैं कि ये पूरा जुगाड़ मेरा बनाया हुआ है। बातें करते हैं बुढ़ापे में, अपने मित्रों के साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना जीवन मेहनत की है इस नाम के लिए।
एक इंसान को खुशी तभी रहती है जब उनके साथ साथ उनका नाम चलता है, उनका नाम चलता है। और नाम हमेशा परिवार से ही बनता है, जैसे आप जैसे नहीं, लोग मिले। परिवार हमारा नहीं है। परिवार जो 50,000 घर है ना गुजर की थड़ी, वो पूरा वो परिवार है गुजर की थड़ी, जिनके घरों पे लिखा हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंटों में लिखा हुआ है गुजर की थड़ी, वो सभी हमारा परिवार है। आज असली नाम तो वो लोग चला रहे हैं ना, हाँ, हम थोड़ी चला रहे हैं असली नाम। वहाँ से ही वो नाम फेमस है। आज कौन लिखे गुजर अच्छी की थड़ी अपने घर के बाहर, लेकिन वो लैंडमार्क के रूप में गुजर की थड़ी लिखते हैं। उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनके राशन कार्ड में सब में गुजर की थड़ी लिखा हुआ है। तो ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर यही तो है। यस। एक सर आपका जो पहनावा है, गुजर जैसा है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा लगता है, और आप मारवाड़ से बिलॉन्ग करते हैं, मैं भी मारवाड़ से बिलॉन्ग करता हूँ। ये पहनावा बहुत ही ख़ास है, लेकिन आजकल इसको बहुत अलग तरीके से देखा जाता है कि ये तो पुराने रूढ़िवादी लोग पहनते हैं, पुराने लोग पहनते हैं। मतलब एक अपमान का ज़रिया हम ये कह सकते हैं। देखिए, ये जो पहनावा है, ये पहले जो हमारे मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग राजा हुआ करते थे। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, और वो आज आज भी राजा आज है। भी राजा। आज हमारी युवा पीढ़ी पढ़ लिख गई, तो वो पगड़ी वालों को गँवार समझती है। हुँ, आज मैंने बीए साइकोलॉजी ऑनर्स से फर्स्ट डिवीज़न की। ओके। लॉ मेरी फर्स्ट डिवीज़न से हूँ। इसके अलावा एलएलएम फर्स्ट डिवीज़न, मैंने एमए की हुई है, और मैंने इतनी डिग्रियाँ ली है, लेकिन फिर भी मैं धोती, कुर्ता, शापा पहनता हूँ, क्योंकि मुझे अपने कल्चर पे, अपने राजस्थान के कल्चर पे प्राउड फ़ील होता है। यस, आज महाराष्ट्र में जाओगे, महाराष्ट्र वाले जितने भी भाई लोग हैं, वो टोपी पहनते हैं, बिल्कुल। या वो शिवाजी वहाँ पूरा वेशभूषा लेके चलते हैं। छत्रपति महाराज वाला। हाँ, तो वैसे ही हम राजस्थान के लोग हैं। आज हमारे पंजाबी भाई हैं, सरदार हैं, पगड़ी वो पहन। पगड़ी पहनते हैं। बिल्कुल। वो तो कभी शर्म महसूस नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। करनी भी नहीं एक चाहिए। राजस्थानी होते हुए मैं भी अपील करता हूँ, और हम भी जब गाँव जाते हैं, तो हमारे वेशभूषा यही रहती है। यही होती है, नहीं हम सबकी यही होती है। लेकिन वो बोल रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने के बाद में आप अपने कल्चर को भूल जाते हो। आप अपनी मतलब मूलभूत जहाँ से आपकी जड़ थी ना, वो आप भूल जाते हो। जाते हो। ये जो आज छुआ-छूत कर रहे हैं ना, धोती कुर्ता छापा वालों से, इनके बाप-दादा कोई ना कोई पीढ़ी में तो धोती कुर्ता पहनता ही होगा, दो छापा बाँधता ही होगा। आज़ादी में इस धोती कुर्ते का बहुत बहुत बड़ा बड़ा रोल है। योगदान बहुत है। बड़ा योगदान। ये तो पैंट बुशर्ट तो आ जाए। आ जाए। पहले तो धोती कुर्ते पहनते थे, और असली पहनावा ही यही है। इसको पहनने के बाद अपने आप में एक राजाशाही फ़ील होती है। मर्दाना गहना किसको कहते हैं? देखिए, मर्दाना गहना की हम बात करें, तो इसमें सर हर हर कास्ट का अलग-अलग मर्दाना गहना होता है। ओके। जैसे हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, उनका भी गहना आता है। वैसे ही पुरुषों का एक स्पेशल गहना होता है, जिसमें कानों के झेले, फूल, हाथों के कड़े, एक पाँव में कड़ा, हुँ। ये होता एक पाँव है। से एक पाँव में कड़ा। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सब पहनते हैं, आज भी पहनते हैं, और मारवाड़ में तो स्पेशल पहनते हैं सब। मारवाड़ में सब पहनते और अगर मैं गुर्जर हूँ, मेरी बात करें तो स्पेशल गुर्जर तो सब पहनते हैं। हैं। हमारे भी पहनते हैं सर, ये फूल जो हैं, हमारे दादा भी पहनते थे, आज भी हमारे पिताजी पहनते हैं। फूल की बात ऐसी करते हैं, तो हमारे जो इष्ट देव है भगवान देवनारायण है। ओके। तो फूल 2 प्रकार के पहनते हैं मर्द मर्द जो पुरुष होते हैं वो। एक तो होती है भवानी, ओके। एक होते हैं भगवान देवनारायण। हम पहनते हैं भगवान देवनारायण को। ओके। भगवान देवनारायण को पहनने वाला व्यक्ति कभी भी मीट, मछली से दूर रहेगा, शुद्ध शाकाहारी रहेगा। भवानी को पहनने वाले सेवन करते हैं, लेकिन भवानी को खोलने के बाद पालने नहीं। के बाद। तो मर्दाना गहना शुरू से पहना जाता था, और स्पेशल हाथों के कड़े पुरुषों के लिए बने थे, इसके लिए आधा-आधा किलो चांदी के कड़े पहनते हैं हम लोग। और हमने राजस्थान में जो धोती कुर्ता छापा पहनता है, वो तो पहनता है। बिल्कुल, और वो पहनने के बाद जो फ़ील आती है ना, बड़ा एक मज़े से राजा लगते हैं ना अच्छा हम, लगता है, बिल्कुल। कि हम कोई मतलब राजा हैं हम। हम पगड़ी पहनते हैं, किसी ताज से कम थोड़ी हमारी ये ताज पगड़ी। से कम नहीं है। पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी है, जब हमें हमारी पगड़ी मिली। और राजस्थान वालों ने स्पेशल ज़िंदगी भर युद्ध करे हैं, युद्ध करे रा सारे युद्ध ही राजस्थान में। राजस्थान नहीं करे हैं। तो कितने शीश दिए हैं, पग-पग पे देवरे बने हुए हैं हमारे। यस। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, ब्रज, हाड़ौती, पग-पग पे देवरे बने हुए हैं। पग पर कोई सूरमा है। 36 बिरादरी के सूरमा हुए हैं। हुँ। पर्टिकुलर एक बिरादरी की बात नहीं करते, 36 बिरादरी के सूरमा हैं, सुरमा है, और उनके बलिदान के बाद ये पगड़ी मिली है हमें। पगड़ी मिली। तो हम क्यों नहीं पहने? मैं तो इसे पहनने के बाद प्राउड फील करता हूँ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सर, प्राउड होना भी चाहिए, हम भी प्राउड फ़ील करते हैं। एक जो ये आपकी वेशभूषा है, उसको लेके फेस्टिवल्स चलते हैं, जैसे जैसलमेर के अंदर मरुश्री होता है, और उसी प्रकार जैसलमेर में लेडीज़ के लिए होता है मुमल।
हाँ बीकानेर के अंदर मिस्टर बीकानो होता है, हाँ और ऐसे ही अपने बाड़मेर में भी होता है थार मरुस्थल, ऊँट पे बैठ के वो फेस्टिवल्स होते हैं। हाँ आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ मैंने अपने राजस्थान के जो नेशनल मेले हैं, फेस्टिवल है, उनमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, और मैं बीएडओ मॉडल भी हूँ। बियर्ड ऑफ मैंने मॉडलिंग भी की है। ओके, स्पेशल मुझे शौक था, और दाढ़ी मूंछ का शौक हमें राजस्थान वालों को तो विरासत में मिला है, यस, ये रहा सब, क्योंकि जितने भी राजस्थान वाले हैं वो सब दाढ़ी मूंछ रखते हैं। एब्सोल्युटली। आज की युवा पीढ़ी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हम पुराने बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। और आज भी कई यंग लड़के हैं जो रख रहे हैं दाढ़ी मूंछ, और बड़ी बड़ी। तो जैसलमेर में मरो महोत्सव होता है, यहाँ मिथिला मरु मस्त होता उसमें बड़े बड़े रणबांकुरे आते हैं, क्योंकि जो पहले के जो सूरमा थे, योद्धा थे ना राजस्थान के, वो दाढ़ी मूंछ ही है, गाड़ी रखते मुझे थे। रखते थे। और वहाँ पे काफ़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। बाड़मेर में थार महोत्सव होता है। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला लगता है, वहाँ पे भी काफ़ी दाढ़ी मूंछ की प्रतियोगिता होती है। मूंछश्री के नाम से वहाँ प्रतियोगिता होती है। मूंछश्री, मूंछश्री, ओके, क्योंकि अभी जैसे कि अब मेरी जो मूंछ है वो बटदार है, रा- कुंडी। अच्छा कुंडी कहते हैं इसको, हाँ, ओके, पंजाबी में कुंडी कहते हैं, अपने बोलते हैं छल्लादार। छल्लादार, अपने राजस्थानी में बोलते हैं कि छल्लादार मूंछ है इसके, हाँ, जो छल्ले बनते हो ऐसे। किसी के बटदार होती है, जो पूरी मोटी होती है। हाँ, वो बड़ी से रख के ऐसे, हाँ, वो रखते हैं। यस, कई कई अपने जो भाई हैं या कोई दोस्त हैं, वो दाढ़ी में भी मूंछ रखते हैं। तो काफ़ी प्रतियोगिताएं होती है। आज तक मैं मिस्टर राजस्थान बना हूँ, ओके, और मूंछश्री 3 बार विनर रहा हूँ। वाओ नाइस, तो बस एक शौक था राजस्थान की, हमारे कल्चर को प्रमोट करने का, बिल्कुल। तो इसलिए कर रहे थे। एक सर आपसे भी सजेशन चाहूँगा, मेरे को जब पृथ्वीराज चौहान की जो मूवी निकली थी, और मैं यूजुअली बहुत कम थिएटर में मूवी देखने जाता हूँ, लेकिन राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की जब मूवी निकली, तो हम थिएटर में देखने गए, और अक्षय कुमार ने उसकी जो एक्टिंग करी, मैं उससे कंप्लीट डिससैटिस्फाइड हूँ। मतलब उनको एक सम्राट होते हुए पृथ्वीराज चौहान ने इस प्रकार दिखाया, पृथ्वीराज चौहान को अक्षय कुमार ने, कि जैसे वो एक सिपाही है, और उनके जो उसमें डायलॉग्स हैं, वो भी बिल्कुल चेंज कर दिए। आपने अगर वो मूवी देखी हो, मैंने देखी है वो मूवी। मैं तो उससे कंप्लीट से देखिए डिससैटिस्फाइड हूँ। क्या होता था, राजा कैसे बनता था? सैनिकों से तो बनता था, प्रजा से तो राजा बनता था। राजा तो होता तो आम ही था, यस, तो वो बनता तो अपने बीच में से था ना। और पृथ्वीराज चौहान, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाए, इतिहास की बात करें, तो उसने कई साल, जो मतलब उसने अपनी शस्त्र विद्या सीखी, वो सब जंगलों में रह के तो सीखी, आम लोगों के पास तो रह के सीखी थी। हालांकि देखो वो बॉलीवुड है, मूवी है, हाँ, रियलिटी और रील में मैच बहुत कर फर्क नहीं है। पाते, नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो मैच मतलब लेकिन उस रोल में वो ढल ही नहीं पाए। चलो, हमारे इतिहास को हाँ, इतिहास को दिखाया बिल्कुल, दिखाया है, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और बस मूवी तो मूवी होती है। बाकी पृथ्वीराज चौहान ने जब पहला के जो देखिए, युद्ध जीता था, पृथ्वीराज जैसा सूरमा ना तो पैदा हुआ है, ना होगा, उस जिसने इस राजस्थान की भूमि को, इस पूरे प्रदेश को, पृथ्वीराज चौहान के समय में इस प्रदेश को गुजरातरा कहा जाता था। ओके, तो जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है, तो पूरे प्रदेश को सम्मानपूर्वक सर से गर्व से जिनका सर ऊंचा, वो पृथ्वीराज चौहान के कारण ऊंचा। जो अपने दुश्मन को भी माफ कर दे, वो पृथ्वीराज चौहान था। और जब भारत में मुगलों का राज स्टार्ट हुआ था, वो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हुआ। हाँ हाँ, जब जैसे ही तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हारे, उसके बाद मुगलों का राज जो है शासन स्टार्ट हो वो गया था। तो मतलब उससे पहले राजस्थान ने ही पूरे देश को मुगलों के राज से बचाए रखा है। देखिए, हमारे आखिरी हिंदू राजा या हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष पे राज किया। यस, पहले भी बहुत हिंदू राजा हुए हैं, लेकिन आखिरी सम्राट हमारे पृथ्वीराज चौहान थे। बिल्कुल। तो उनके लिए तो जितने भी कहें कम है, बाकी देखो मूवी मूवी होती है। हाँ, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी रहे, नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी रहे, ओके। तो उस टाइम जब आपने इलेक्शन लड़ा, वो क्या जर्नी रही और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे? देखिए, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेज था, राजस्थान कॉलेज, ओके, उसमें 2010 में मेरा एडमिशन हुआ, 12th पास करने के बाद। वहाँ गया, साथ ही मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की वहाँ पे, और एनसीसी के थ्रू मैंने वेस्ट लीडरशिप कैंप, आरडीसी कैंप काफ़ी काटे। मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन
वो कहते हैं ना कि जब भाग्य में जो लिखा होता है ना वही होता है। वही होता है। एक FIR लॉन्च हुई। आपके अगेंस्ट? हाँ, ओके। दो गुट थे, आपस में लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद में जॉइनिंग लेटर था, जा नहीं सके FIR की वजह से? FIR के पीछे। उसके बाद में 2012 में मैंने राजस्थान कॉलेज में चुनाव लड़ा उपाध्यक्ष का। ओके। उससे पहले ये था कि पहले रैगिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा था यूनिवर्सिटी में, सब जगह होता था, बहुत ज़्यादा हर जगह होता था। डरते थे। तो हमारे साथ का एक बंदा था, तो उसकी रैगिंग की गई। उसने एयरफोन लगा रखे थे कान में और उसके थप्पड़ मार दी गई कान में। एयरफोन की वजह से? हाँ, और वो एयरफोन उसके कान में रह गया, अच्छा। उसके कान का पर्दा फट गया। ओ माय। वो लड़का था हमारे ग्रुप का और हमारे ही बैच का था वो स्पेशल। उसके बाद हमने कहा यार कि इसके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो गई तो कुछ भी हो सकता है। सही है। हमने विरोध किया। विरोध करते करते कॉलेज में छोटे मोटे पॉपुलर हो गए। 2012 के आसपास की बात है। साथियों ने बोला यार चुनाव लड़ो। ठीक है। तो मेरे ग्रुप में स्पेशल हम 2 लड़के थे, एक ने महासचिव का चुनाव लड़ा, एक ने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मैंने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। वो चुनाव मैं 18 वोटों से हार गया। चुनाव हारने की कोई दुख नहीं है आज भी, क्योंकि जीतने वाले से ज़्यादा चर्चे हमारे थे उस टाइम भी। फिर कॉलेज पूरी हुई, BA साइकोलॉजी ऑनर्स से था मैं राजस्थान कॉलेज में। कॉलेज पूरी होने के बाद में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लिया तो वहाँ पे भी वही सिस्टम, कभी हॉस्टल का, कभी एडम ब्लॉक का, कभी क्या नहीं है, कभी क्या, कभी सफाई का, कभी लाइब्रेरी का। काफ़ी बार भूख हड़तालें वगैरह करते रहते थे, चलती रहती थी। काफ़ी बार भूख हड़तालें मैंने की है, मेरी फ़ोटो वगैरह काफ़ी पड़ी है। और जो मेरे साथ के साथी थे, जो कि आज बहुत अच्छी अच्छी जगह सेट है, कोई RS है, कोई LDC है, कोई IPS है, तो अच्छी अच्छी जगह सेट है वो। बिल्कुल। तो उनको सबको मालूम है। जर्नी चल रही थी, संघर्ष कर रहे थे छात्र राजनीति में। छात्र नेता बनने के एक वो थे कि चलो यार राजस्थान कॉलेज का चुनाव हार गए, यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ेंगे। उसी टाइम डिपार्टमेंटली चुनाव हुए, तो डिपार्टमेंट से चुनाव लड़ लिया 2014 के अंदर, और वहाँ से मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद कंटिन्यू मेहनत चलती रही। LLB कर ली, LLB करने के बाद LLM कर ली। फिर 2019 के अंदर छोटे भाई को महासचिव का चुनाव लड़वाया राजस्थान विश्वविद्यालय से, और आपसी मनमुटाव के कारण कुछ लड़ाइयाँ थी, तो वो चुनाव भी हम हार गए। लेकिन कहते हैं ना कि जो भाग्य में होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सही बात। राजस्थान विश्वविद्यालय ने मुझे दिया नाम। ओके। राजस्थान विश्वविद्यालय ने मुझे दिया राजस्थान की राजनीति को पहचानने का मौका, दिया, एक्सपीरियंस हो गई। क्योंकि राजस्थान की जितने भी आज MLA हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब छात्र राजनीति से ही निकले हुए हैं। हनुमान बेनीवाल, कविंद्र सिंह बाठी। राजस्थान विश्वविद्यालय या कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, जोधपुर वाला ले लो, जयपुर वाला ले लो, आज तो काफ़ी विश्वविद्यालय नए खुल चुके हैं। लेकिन पहले हम 2015 से पहले की बात करते हैं तो राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयपुर और जोधपुर में 2 ही थे, और इन्हीं की तूती बोलती थी। तो वहाँ पे मतलब यूँ कहते हैं ना कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय से कोई बंदा निकल गया, उसने घाट घाट का पानी पी लिया, ये मान लो आप। वो हर तरीके के संघर्ष से वाकिफ है विश्वविद्यालय में। और जरूरी नहीं है कि विश्वविद्यालय राजनेता ही पैदा करता हो, क्योंकि मैंने इसी राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरे ही साथ के लड़कों को RS IPS बनते हुए देखा है, जो कि आज भारत सरकार और राज्य सरकार की उच्च पदों पे विराजमान हैं वो लोग। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है। यूनिवर्सिटी का नाम रहा है। यूनिवर्सिटी ने गैंगस्टर भी पैदा किए हैं बहुत। और यूनिवर्सिटी ने अधिकारी भी पैदा किए हैं और यूनिवर्सिटी ने नेता भी पैदा किए हैं। तो बस वहाँ से शुरुआत थी और आज तक संघर्ष कर रहे हैं। इसी पीरियड में काफ़ी बार भूख हड़तालें भी हमने की है और छात्रों के लिए लड़ रहे थे, अब जनता के लिए लड़ रहे हैं वकालत में आके। वकालत करने का उद्देश्य भी यही था। ओके। वकालत स्पेशल इसलिए की कि यार वहाँ पे छात्रों के लिए लड़ते थे, यहाँ हम जो शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसके लिए लड़ेंगे। और काफ़ी केस हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। ओके। क्योंकि
पांचों उंगलियां एक साथ नहीं होती है, सही बात है, हर आदमी पैसे वाला नहीं होता है। नहीं होता है। तो इसीलिए वकालत करने का भी उद्देश्य यही था। और कुछ घरेलू रीजन ये भी थे कि हम परिपक्व हो गए थे, क्योंकि गुजर की थड़ी जो जगह है और बाबा रंगलाल गुजर है, उन पर काफ़ी मुकदमे वगैरह दर्ज थे। तो जाते थे आते थे कोर्टों और में, बचपन से ही वो कोर्ट के प्रोसेस वो सीख रहे थे। देखते आ रहे थे घर में, और जब छात्र राजनीति कर रहे थे वहाँ भी थे। उस टाइम भी वही लफड़े थे। फिर लो करने का ये हुआ कि साथ वाले जितने भी थे, हम 2010 से साथ में थे काफ़ी लोग, आज भी हम वकालत साथ में कर रहे हैं। ओके, तो सब ने LLB की। अपन भी कर लेते। तो एक वो था भाव के साथ बह गए कि हम भी करेंगे। हाँ, यही होता है, दोस्ती में यही होता है। हाँ, दोस्ती में यही होता है। और वो LLB करने के बाद में आज ये है कि लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। सही बात, वही तो यही होता है कि जब सच्चे दोस्त मिलते हैं हाँ। ऐसे साथ बढ़ता जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन लड़ते हैं तो अलग अलग पार्टीज वहाँ पे होती है। ये पार्टी जो स्टेट लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे पार्टी, इनसे कनेक्ट रहती है क्या? देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है, हम दो पार्टियों की बड़ी बात है, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी, इनके संगठन जो है, मतलब छात्र संगठन इन्होंने बनाए हुए हैं। ओके, कांग्रेस ने बनाया हुआ है NSCY ठीक है, और बीजेपी ने बनाया हुआ है ABVP, एबी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ओके। तो इनके संगठन हैं ये दोनों छात्र संगठन। फंडिंग आती है वहाँ से? आती है फंडिंग, थोड़ी बहुत फंडिंग आती है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ने वाले लड़के होते हैं वो सब कुछ खुद की तरफ से ही मैनेज करते हैं। तो आगे इसके बाद अब राजनीति में आने का विचार है? देखो, राजनीति तो ऐसी है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय से नेतागिरी कर रहे हैं, तो उनसे तो उनकी तो राजनीति कभी छूट ही नहीं सकती। वो एक नशा है। वो एक नशा है, जैसे ड्रग्स होता है, उसका एडिक्ट होता है कोई व्यक्ति, चलता है, यस। वैसे ही नेतागिरी अगर आरयू का जो कोई नेता, छात्र नेता है ना, वो आदी है उस नशे का, ओके, वो नेतागिरी ही करेगा। तो कौन सी पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस, क्या रीजन है मेन, क्या विचारधारा आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है ना, वो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आज़ादी के समय से गरीब शोषित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मेन जो मुख्य चीज थी। आज कांग्रेस ने काफ़ी काम किए हैं, हम किसी भी संगठन की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के इतने सालों में, हाँ, आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं, वो योगदान था, सब कुछ था, बिल्कुल। लेकिन आज़ादी के बाद में देश का स्ट्रक्चर खड़ा करने में, आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। यस, काफ़ी विश्वविद्यालय, काफ़ी हॉस्पिटल, काफ़ी इंडस्ट्रीज कांग्रेस ने खड़ी की और काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो निम्न तबके का व्यक्ति है उसे रोजगार मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, और उस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो आपको ये नहीं लगता कि अभी ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं अभी ट्रेंड पूरा बीजेपी का बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, संगठन कोई सा भी हो, हम हमारे संगठन को नहीं छोड़ सकते। यस, और बीजेपी बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल से तारीफ करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। यस, और उसी अलावा हमारे राजस्थान में सरकार है बीजेपी की। यस, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का भी हम बहुत ही दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, वो अपना काम कर रहे हैं और हर सरकार अपना काम करती है, और हर सरकार की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो हालांकि ऐसा होता है कई बार हम विरोध करते हैं, लेकिन जो विरोध फालतू का हो हम वो विरोध नहीं करते। ठीक है, तो विरोध तो होना ही चाहिए। जब एक डेमोक्रेसी में जब विरोध नहीं होता है तो फिर वो डेमोक्रेसी होती वो डेमोक्रेसी नहीं है। सही बात है। तो राजस्थान या कांग्रेस के कौन से ऐसे लीडर हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं? देखिए, राजस्थान में युवा दिलों की धड़कन है एक सचिन पायलट साहब, और उनका मैं ही नहीं, पूरे राजस्थान का युवा। वो पूरे अब भी जो सबसे बड़े लीडर या पॉपुलर लीडर देखे जाते हैं तो सचिन पायलट जी, पायलट साहब ही है, और उनसे प्रभावित हैं। और पायलट साहब से प्रभावित होने का मेन काम है उनकी कार्यशैली। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से टच है। यस, आज मैं छोटा से छोटा कार्य करता हूँ, वो मेरे से भी टच है। सच है। तो इसलिए
हम उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। और आने वाले समय में भगवान से यही दुआ है कि पायलट साहब राजस्थान के सीएम बने, ओके। क्योंकि वो सीएम बनेंगे तो जहाँ तक है युवाओं को सुनहरा अवसर मिलेगा। यस। नेक्स्ट सीएम के अगर कैंडिडेट हैं तो पायलट साहब पायलट साहब हैं। ठीक है। एक सर अभी 23 मई को गुजर आरक्षण दिवस, गुजर शहीद दिवस मनाया जाता है। 2008 के अंदर में गुजर कम्युनिटी ने आरक्षण के लिए जो आंदोलन किया था उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। वो आरक्षण किस वजह से था और उसका मेन मकसद क्या था? देखिए, गुजर आंदोलन की हम बात करते हैं, स्वर्गीय श्री कर्नल बैसला जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने गुजरों को स्पेशल आरक्षण दिलाने की बात कही और उन्होंने गुजर समाज को इकट्ठा किया। ओके। उनके साथ उनकी पूरी टीम थी। बात करते हैं हम सिकंदरा ट्रैक, सिकंदरा एक चौराहा है दौसा के पास में, ओके। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक है। इसके अलावा पाटोली, पीपल खेड़ा, ये जगह है जहाँ पे गुजर आंदोलन हुए थे। ओके। ये होता है कि गुजर उस टाइम 2008 में पहला गुजर आंदोलन हुआ जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, सीएम थी वसुंधरा राजे। ठीक है। गुजर मांग कर रहे थे कि हमें आरक्षण दिया जाए। आरक्षण क्यों दिया जाए? क्योंकि हम समाज की मूलभूत धारा से पिछड़े हुए हैं। आज भी हमारे बच्चे राजकीय सेवा में नहीं थे, हमारा कोई अधिकार ही नहीं था, हमारा कोई धनी धोरी नहीं था। और हर समाज ही चाहता है कि यार उसके समाज के बच्चे अधिकारी बने, और अधिकारी भी नहीं बने तो शिक्षित हो, सही, पढ़े लिखे, बिल्कुल। समाज की महिलाएं पढ़े लिखे। हमारे समाज में 2008 से पहले अंग्रेजों के टाइम से ही गुजर समाज का शोषण हुआ। गुजर समाज को स्पेशल लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे कि ये लड़ाकू कौम है, मैं आपको बताऊं। और इसीलिए गुजर समाज पीछे था। ठीक है। और हम लोग शुरू से लड़ते आए हैं, हमने लड़ाइयाँ की है, काफ़ी युद्ध किए हैं, अंग्रेजों से भी हमने युद्ध किए हैं। और इसी कारण हमारा पीछे रहने का कारण भी यही रहा। अब जब 2008 में कर्नल बैसला जो आर्मी से कर्नल की पोस्ट से रिटायर थे, उन्होंने पूरे गुजर समाज को एक किया। समाज को एक करके कि यार उन्होंने समाज में एक उम्मीद जगाई, आशा की किरण जगाई कि हमारे बच्चे भी कर्नल बन सकते हैं। जब मैं कर्नल बन सकता हूँ तो हमारे बच्चे भी कर्नल बनेंगे, हमारे बच्चे भी आईपीएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से गुजर आरक्षण की मांग कर रहे थे। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने उन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई। और उस कांड में हमारे 74 भाई शहीद हुए। उन लोगों ने वो किसके लिए मरे? वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मरे। सही। उन बच्चों के लिए मरे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था मरने का। आज कौन गोली खा ले यार? और सीने पे, पीठ पे भी नहीं, सबने सीने पे गोली खाई है सामने से, क्योंकि सबको ये मालूम था कि सरकार हमारे पे फायरिंग नहीं करवाएगी, क्योंकि सरकार हमारे वोट लेती है, क्योंकि हमारे पास वोट की चोट है। हाँ, जनता की ताकत है, जनता की ताकत है। लेकिन सरकार का वो फैसला था, सरकार ने फायरिंग करवाई, क्योंकि सरकार को अगर जहाँ तक देखा जाए आर्थिक नुकसान वगैरह हो रहे थे, रेलवे ट्रैक रुके हुए थे। हालांकि सरकार बैठ के वो मुद्दे बाद में भी सुलझे, बैठ के आंदोलन बाद में भी खत्म हुआ, वो चीज़ें बाद में भी हो सकती थी, हमारे 74 भाई नहीं खत्म होते। लेकिन सरकार की एक ये कह सकते हैं कि तानाशाही नीति थी। हमारे 74 जवान, 74 शहीद हुए, और उनकी शहादत का ही परिणाम है कि हमें आरक्षण मिला। आरक्षण मिला फिर? हाँ, आरक्षण मिला हमें। ओके। लेकिन आरक्षण मिलने के बाद भी आज भी सरकार हमें 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रही है। और उसी 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने के कारण हम गुजर दोबारा आंदोलन की राह पे हैं आज। तो हर बार हमने कई बार अभी आंदोलन किए हैं। आज हमारे जो हीरो थे वो हमारे बीच में नहीं है, कर्नल बैसला। हमें उन्हें भगवान देवनारायण के बाद दूसरी उपाधि देते हैं गुजरों के भगवान की, वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी चिंगारी पैदा कर दी है इस पूरे समाज में। और स्पेशल आरक्षण गुजर ही फायदा नहीं ले रहा है आरक्षण का। जो 5% आरक्षण था उसका गुजर ही फायदा नहीं ले रहा है। 5 कास्ट है जो कि मूल धारा से पिछड़ी हुई है। अच्छा, वो सब फायदा ले रहे हैं।
उनके साथ उनको भी आरक्षण मिला। हाँ, उनको भी मिला, गुर्जरों के साथ उनको भी मिला है आरक्षण, और उनके भी अधिकारी, उनके भी बच्चे आज नौकरी में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 23 मई हमारा बलिदान दिवस मनाया जाता है। हमारे शहीदों को हम याद करते हैं। हमारे समाज के पंच पटेल शहीदी स्मारक पे वहाँ जाते हैं, उन्हें याद करते हैं और कहते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये संदेश देते हैं कि ये लोग निस्वार्थ आपके लिए खत्म हुए थे। यस, जब लोग सही, आपको इस भारत देश का संविधान का अच्छा निर्माण करना है। बिल्कुल, आपको पढ़ लिख के उन कुर्सी पे जाना है कि किसान का एक आम परिवार का बच्चा भी ऊंची कुर्सी पे बैठ सकता है। इसलिए ये 74 लोग मरे थे। ये था, और 23 मई कल गई है अभी। हाँ, बिल्कुल। आप छात्र राजनीति से लेके आपने बहुत सारे संघर्ष देखे, मित्र आपके अच्छे साथ में रहे, तो आप दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने मित्रों के बारे में, या फिर मित्र कैसा होना चाहिए? देखिए, दोस्ती बहुत बड़ा शब्द है। दोस्ती, यस, ऑब्वियसली। दोस्त होता है ना, तो आज हम आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरे दोस्तों का साथ था। LLB करवाने में, नेतागिरी करवाने में और संघर्ष करवाने में सब दोस्तों का हाथ रहा। कोई होते हैं जो घनिष्ठ दोस्त होते हैं, 2010 से साथ है, 15-15 साल होने को है, हम भी साथ हैं आज भी। कई लोग होते हैं कि स्वार्थ के लिए हमसे जुड़ते हैं, वो दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती होती है निस्वार्थ की। वो हमारे लिए हाजिर है, हम उनके लिए हाजिर हैं। यार ये काम हो गया, आधी रात को जो हमारे लिए हाजिर हो जाए वो दोस्त है। और जो आधी रात को हमारा फ़ोन नहीं उठाए ना, वो हमारा दोस्त नहीं, उससे दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। और भगवान का शुक्र है, भगवान देवनारायण का, कि मेरे जो सभी दोस्त हैं वो ऐसे हैं कि अगर मैं आधी रात को भी उनको फ़ोन करता हूँ तो वो आधी रात को भी मेरे लिए आ जाते हैं, तैयार रहते हैं कि यार हमारे भाई को कोई ज़रूरत है। और यही तो दोस्ती होती और यही दोस्ती होती है। है। क्रिकेट देखते हैं आप? एक्चुअली क्या है, मैं क्रिकेट में इतनी रुचि नहीं है। मैं स्टेट और नेशनल प्लेयर था 10 मीटर शूटिंग के अंदर, पिस्टल शूटिंग? पिस्टल शूटिंग में 10 मीटर में। ओके। तो अ, ये था कि उसमें ही रुचि है, शूटिंग के अंदर ही, और ज़्यादा दिमाग वहीं लगाता हूँ। ओके। आज भी जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं उनको ये बोलता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स चुनो, आप ऐसा चुनो जो क्रिकेट में, आज क्रिकेट हर गली गली में बच्चे खेलते हैं, और लेकिन स्पोर्ट्स शब्द ऐसा है कि आपको रंग से राजा बना देगा। बिल्कुल। राजस्थान में गुर्जर के अंदर में कौन मेजर लीडर है, बड़े लीडर कौन है? देखिए, राजस्थान में अगर गुर्जर समाज के नेताओं की मैं बात करूं तो मेरी नज़र में पायलट साहब हैं, उसके बाद है आदरणीय बड़े भाई धीरज गुर्जर, धीरज गुर्जर जी। जो कि जहाजपुर विधानसभा से पूर्व MLA थे, ठीक है। और राज्य मंत्री भी रहे हैं वो कांग्रेस सरकार में। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के मेन बॉडी के अंदर राष्ट्रीय सचिव भी, राष्ट्रीय सचिव है। राष्ट्रीय सचिव ओके। भी। धीरज गुर्जर को अगर हम देखें, धीरज गुर्जर की हम बात करें, तो धीरज गुर्जर एक ऐसा लीडर है जो कि जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ता को टच करता है। 2013 से और 18 के बीच में वसुंधरा सरकार थी, और एक ऐसा MLA जो कि CM को चुनौती देता है डायरेक्ट, वो धीरज गुर्जर थे, जिन्होंने वसुंधरा की कार्यशैली पे उंगली उठाई थी। इन्होंने एक CM को चैलेंज किया था, वो धीरज गुर्जर थे। और व्यवहार की बात करें तो शायद उनका व्यवहार एकदम हटके है, क्योंकि उनके साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है वो मतलब सबको लेके चलते हैं साथ में, और आज इसी कारण वो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं, और हमारे भी आदर्श हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग होने भी चाहिए सर। हाँ, बहुत ज़रूरी है। और वो यही चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, पायलट साहब और धीरज गुर्जर यही चाहते हैं कि युवा, हालांकि वो गुर्जर जाति से आते हैं, लेकिन वो 36 बिरादरी, इसमें सिर्फ गुर्जर नहीं, 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं लोग। युवा कोई भी बिरादरी का हो, वो आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। वही देश का भविष्य है। वो देश का भविष्य है, वो यही चाहते हैं। और वो उनके जो साथ रहने वाले या उनके विधानसभा के या उनके पास जो भी युवा गया है, उन्होंने सबकी मदद की है। लास्ट में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और हैं, उससे पहले अपन क्विक आंसर करते हैं। मैं आपको 2 वर्ड बताता हूँ, आप उनमें से चूज करना है आपको। पॉलिटिक्स और एडवोकेसी? एडवोकेसी। एडवोकेसी। मूवीज या वेब सीरीज? मूवीज। मोदी जी या राहुल गांधी?
नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप कांग्रेस में रहते हुए भी मोदी जी को अभी भी सपोर्ट करते हैं? बता रहा हूँ ना, देश के देश प्रधानमंत्री के है। प्रधानमंत्री, हाँ। राजस्थानी कल्चर या मॉडर्न कल्चर? राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर। बॉलीवुड एक्टर या अपने इंडियन सोल्जर्स? इंडियन सोल्जर्स। ऑलवेज। पाकिस्तान के साथ इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, वॉर या शांति? देखिए, भारत शुरू से शांति प्रिय देश ही रहा है। हाँ, शांति का राजदूत हाँ, भारत हम को कहा शुरू जाता से शांति है, लेकिन जब पानी हमारे सर से ऊपर निकल जाए ना, तो मारना ही चाहिए। है। बिल्कुल और अभी हमारे भारतीय सेना ने ये किया है, ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल। हालांकि नुकसान दोनों तरफ से होता है, हमारे काफ़ी सोल्जर हैं जो शहीद हुए हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाब दिया है पाकिस्तान को। क्योंकि यार, जो पानी सिर से ऊपर निकल रहा है, जो बात नहीं मान रहा है, उसको तो फिर जूते की नोक पे लेके आना ही पड़ेगा। और वो एक भारतीय सेना ही है जो किसी को भी जूते की नोक पे ला लेती है। सर, राजस्थान के जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की युवा आज ऐसे अंधकार में है, हवा में है, थार, स्कॉर्पियो, ब्लैक घोड़ा, काला घोड़ा जिसे कहते हैं, उसमें है। पढ़ने वाला युवा 10% है, हवाबाजी करने वाला 90% है। वो दूसरों को देख के हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि यार, तुम्हारे बाप दादा ने कितनी मुश्किल से कोई नाम बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाया, तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। आज का युवा गैंग बना के घूम रहा है, वो खुद को अंधकार में लेके जा रहा है, या वो किसी भी भाई साहब के साथ लगा हुआ है। देखा जाए तो गैंगस्टर को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता हाँ, गैंगस्टर को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो क्योंकि कल्चर, यूथ अट्रैक्ट ही ऐसे लोगों पे हो रहा है है। जो कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। महापुरुषों पे तो अट्रैक्ट ही नहीं है आज का यूथ। यूथ चाहता ही बर्बाद होना है, लेकिन बर्बाद होते हुए यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की तरफ झांक के देखो, अपने परिवार की तरफ, अपने गांव की तरफ झांक के देखो, आपको किस उम्मीदों से उन्होंने शहर में पढ़ने के लिए भेजा, उनके साथ उनकी क्या क्या उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है। आपको वो अधिकारी बनते हुए देखना चाहते हैं, कोई गैंगस्टर नहीं, कोई जेल में बंद होता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन आज का नासमझ युवा खाली हवाबाजी में है, क्योंकि रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। आज मुझे यहाँ तक आने में मेरे जूते घिस गए, है ना। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के आया हूँ। हवाबाजी करूँ तो मेरे को कौन रोकने वाला है? सही है। लेकिन मेरे को मेरा पिछला देखना पड़ता है, अगला देखना पड़ता है, नहीं तो मेरे को भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि अपना मार्गदर्शन अच्छा रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बड़ी उम्मीद से भेजा है पढ़ने के लिए, पढ़ो। क्योंकि शहरों में आके युवा सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, जब गांव से निकलते हैं तो नई नई दुनिया देखते हैं। नई नई दुनिया देखते हैं, उन्हें नए नए भाई साहब मिलते हैं, हाँ, और वो भाई साहब उन्हें गंगा जी भी डाल देते हैं। तो वो गंगा जी उन्हें नहीं जाना है, सही है। और वापस अपने गांव जाना है, या वापस अच्छी नौकरी लग के अपना जीवन सुधारना है, देश निर्माण में भागीदारी देनी है अपनी। सर, राजस्थान की वो कहावत आपको याद हो, लास्ट में सुनाना चाहते हो? देखिए, राजस्थान की मैं मूछ रखता हूँ, दाढ़ी रखता हूँ, तो मैं तो एक ही बात करूँगा, मारू थारी माटी रो काई करू बखान, मारू थारी माटी रो काई करू बखान, ऊंचा टीबा रेतरार मुच्छाड़ा मोटियार, ऊंचा टीबा रेतरार मुच्छाड़ा मोटियार। तो क्या है, राजस्थान की जो टीबे हैं और राजस्थान के मुच्छों वाले मोटियार ही पूरे भारतवर्ष में फेमस है। तो यही है, मूछ हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। मूछ हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और ये जो सर आप साफा पहनते हो, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं स्पेशल लाल साफा पहनता हूँ, और लाल साफा पहनने का एक उद्देश्य है कि जो स्वर्गीय बाबा कर्नल बैंसला जी थे, वो लाल साफा पहनते थे, और उनका लाल साफा लाल बत्ती का काम करता था गवर्नमेंट के अंदर। तो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाने वाला वो लाल साफा था। लाल बत्ती के सामने सब वो लाल बत्ती के सामने सब झुकते थे। तो ये बाबा की ही निशानी है, कर्नल बैंसला की निशानी है, लाल बत्ती लाल पगड़ी, और इसीलिए मैं पहनता हूँ। लेकिन आज का यूथ इस छापे की जो बिगाड़ी है ना, वो किसी ने नहीं बिगाड़ी, क्योंकि लोगों ने कॉमेडियन का जरिया बढ़ा दिया हमारी पगड़ी को। साफा पहन के कॉमेडी करते हैं। छापा पहनी कॉमेडी करते हैं। वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि यार, जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो छापा पहन के कॉमेडी करते थे। वो ये नहीं दिखाते हैं, गलत संदेश दे रहे हैं। गलत संदेश दे रहे हैं। वो ये निकलते, वो ये कभी नहीं दिखाते कि ये सापा पहन के
एक व्यक्ति रिटायर पूरे राजस्थान को, पूरे भारत को, पूरे भारतवर्ष को हिलाता है और पूरे विश्व में जिसकी चर्चा होती है, एक छापा पहनने वाला, एक कर्नल पोस्ट से रिटायर बंदा छापा पहन के, उनको क्या जरूरत थी छापा पहनने की, लेकिन वो ग्रामीण परिवेश से आते थे, उन्हें छापे का महत्व मालूम था। 74 वीर जो शहीद हुए वो छापा पहनने वाले थे, उनमें से आधे से ज्यादा छापा पहनने वाले थे। तो ये छापा बहुत बलिदान से मिला है। युवा पीढ़ी को इसका सम्मान करना चाहिए, ना कि इसका अनादर नहीं करना चाहिए। आज कॉमेडी का एक जरिया बढ़ा दिया है छापे को। और मैं तो जो भी युवा मिलता है ना कॉमेडियन, उसको बोलता हूँ मैं कि यार इस छापे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम कॉमेडी करो, तुम पैसे कमाओ सोशल मीडिया से, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने बाप दादा की इज्जत छापा है, उसकी तो एक आन मान शान रखो। राजस्थान की शान है छापा, सही बात। तो यही है, और फिर बाकी जो भी होगा जो भगवान देवनारायण की मर्जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मिलेंगे बिल्कुल आगे सर, भी। मिलते रहेंगे। हाँ जी, तो ये था हमारा पॉडकास्ट विद एडवोकेट एंड बीएड मॉडल रूप सिंह गुजर के साथ। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? राजस्थानी कल्चर के बारे में जानकर, राजस्थान की वेशभूषा के बारे में जानकर, राजस्थान के लोगों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में राजस्थान के लोगों के लिए ज़रूर बताएं। और इसी के साथ इनके जो भाई हैं भूप सिंह जी गुजर, उनका भी नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है। उन्होंने कंप्लीट लॉ पर बात करी है, किस प्रकार डीआरटी केसेस होते हैं, बैंक किस प्रकार ऋण देता है, किस प्रकार वसूल करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी एपिसोड आप देखिए। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी एक राजस्थानी भाई के साथ आप इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। राजस्थानी नहीं है तो भी शेयर कीजिए, ताकि पता चले राजस्थान के कल्चर के बारे में और उसको भी वैल्यू ऐड हो। थैंक यू।